हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जैसा कि हम लोग हर मॉर्निंग में लेके आते हैं सुबह 6 बजे। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी अलग से भी आपको चीज़ें बताता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूज़पेपर है वो हम लोग कौन सा कवर करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पे चलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर हम लोग सीधे चलते हैं। पेज नंबर 1 पे कोई खास न्यूज़ है नहीं आज के दिन पे। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। पेज नंबर 10 पे चलते हैं, यहाँ पे ये खास न्यूज़ है, तमिलनाडु ने रिजेक्ट कर दिया है एनईपी प्रपोजल। अब यहाँ पे एनईपी प्रपोजल क्या है, मैंने आपको बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शैक्षिक पॉलिसी कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक पॉलिसी कह सकते हैं। उस पे अभी बेसिकली क्या किया है तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने क्या करी है, असहमति जताई है। अब ये असहमति किस लिए है, यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस जो इम्पोज करी जा रही हैं, 3 लैंग्वेज इम्पोज पे, 3 लैंग्वेज को लेकर के। अब ये 3 लैंग्वेज क्या है, मतलब देखिए ये बोला जा रहा है कि जो आपकी मातृभाषा होगी, मातृभाषा हिंदी नहीं है, एक बात समझिएगा, पूरे भारत में 22 भाषाएं हैं। हो सकता है उनमें से कोई किसी की मातृभाषा हो, जैसे हमारी हिंदी है, किसी की तमिल हो सकती है मातृभाषा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो एक लैंग्वेज तो हो गई तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तमिलियन लैंग्वेज हो गई। दूसरी जो हो गई इंग्लिश हो गई। ठीक है, जो तमिलनाडु है वो एक्सेप्ट करता है। और तीसरी क्या होगी, तीसरी आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, उसमें आपकी कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, आप जो ग्रैब करना चाहें। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने यही बोला है कि हम सिर्फ 2 लैंग्वेज को ही मानेंगे, एक तमिलियन लैंग्वेज को मानेंगे और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज को मानेंगे। अगर कोई भी तीसरी लैंग्वेज हमारे ऊपर इम्पोज करी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने बोला है कि हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी बेसिकली बायकॉट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, तो उस समय के जो तमिलनाडु के सीएम थे, ठीक है ना, तब भी उन्होंने अपोज किया था। किस बात पे अपोज किया था, क्योंकि उस समय 1968 में हिंदी इंपोज करी जा रही थी कि हर राज्यों में जो है वो हिंदी नेसेसरी होनी चाहिए। तो तमिलनाडु ने वहां पे भी इंपोज किया था। देखिए, हमारे भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप राज्यों पे चीजें नहीं थोप सकते। मान लीजिए राज्य कुछ और कहना चाहते हैं और केंद्र कुछ और कहना चाहते हैं, तो दोनों के बीच का सोल्यूशन निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि केंद्र सरकार ने बोल दिया और राज्य सरकार के ऊपर वो सीधे सीधे इंपोज हो गया। ठीक है, ये कभी ही नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे अपने इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। तमिलनाडु की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है, पलनी स्वामी है। ठीक है, पलनी स्वामी जी हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम कभी कभी पूछ सकते हैं, यहाँ पे डेप्यूटी DY सीएम लिखना हो। डेप्यूटी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन है, ओ पनीरसेल्वम। कौन है, ओ पनीरसेल्वम। ओ पनीरसेल्वम ऐसे लिखते हैं, OPANNER सेल्वम। ठीक है, ओ पनीरसेल्वम कौन है, डेप्यूटी सीएम है। अच्छा, मैं बात करता हूँ इसकी राजधानी कौन है, तो आपको पता ही होगा चेन्नई है। मद्रास पहले हुआ करती थी। और इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर आप लोग बताइएगा, बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। तो यहाँ से थोड़ी सी जानकारी हमें मिलती है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी छोटे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। थोड़े से और जो मॉडरेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या पूछी जाती है, कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं यहाँ की जो राज्यसभा है, विधानसभा और लोकसभा, उनकी सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की जो सीट है वो 39 है, राज्यसभा की जो सीट है वो करीब 18 है, 18 ही है। ठीक है, करीब क्या होता है। और यहाँ पे विधानसभा 234 है। टोटल कुछ 38 जिले हैं, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, इसमें सबसे लार्जेस्ट है चेन्नई है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है, चेन्नई है, और चेन्नई इसकी राजधानी है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टैटिक जीके थी।
हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, नहीं आती है तो भी आप, अगर तमिलनाडु से कोई देख रहा है बेसिकली, ठीक है, तो चलो ठीक है। अब वो तमिलियंस में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैं उतनी ज़्यादा इंग्लिश तो जानता नहीं हूँ भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज पे, पेज नंबर 12 पे चलते हैं, जो द वर्ल्ड का पेज है। और यहाँ दो खबरें इंपॉर्टेंट हैं द वर्ल्ड के पेज में, एक ये WHO की और एक है नोबेल पीस के जो डायरेक्टर थे उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। पहले WHO की न्यूज़ पे चलते हैं। WHO ने बोला है कि जो कोविड-19 की जो बीमारी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। सिल्वर बुलेट का यह मतलब नहीं है कि गोली मार देंगे। सिल्वर बुलेट का ये मतलब है कि कोई हमारे पास एकदम ऐसी श्योर शॉट हमारे पास वैक्सीन नहीं है कि हम जैसे लगाते और बंदा ठीक हो जाए, ठीक है। कोई जब बीमारी आती है या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी आती है तो उसके लिए वैक्सीन बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चाहे जितना भी आप बहुत तेज़ी से बनाना चालू करो, लेकिन आपको कम से कम 8-9 महीने, 10 महीने, 1 साल तो वैक्सीन का पूरा तरीके से होने में लगेगा। अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए ऐसा नहीं होता है कि, मानता हूँ मैं कि लाइव पैथोजेंस होते हैं। जैसे मैं बता दूँ, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज जो टेस्ट कर रही है, या फिर जो लंदन की ऑक्सफोर्ड है, लंदन की जो ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, अगर जो भी चीज़ें ये प्रयोग कर रही हैं तो मानता हूँ कि लाइव पैथोजेंस का ही इस्तेमाल कर रही हैं, लाइव पैथोजेंस। अब यहाँ पे मैंने जो एक वर्ड लिखा है लाइव पैथोजेंस, ये होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है कि ये विषाणु ही होते हैं, कोरोना वायरस के विषाणु ही होते हैं, लेकिन बहुत ही लो इंटेंसिटी के, मतलब ये आपके शरीर, आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। उतनी इंटेंसिटी के लाइव पैथोजेंस होते हैं, साथ में और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब कोई वैक्सीन बनाता है तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर उस वैक्सीन की, चलो आप ठीक तो हो गए, लेकिन आप पे कोई जेनेटिकली इफेक्ट ना आ जाए। मान लीजिए कल को आपके बहुत सारे लोगों को नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड कर दिए, अब उससे क्या हुआ, ह्यूमंस के बाल ही चले गए, तो ह्यूमंस की छोटी वाली उंगली ही गायब हो गई, तो फिर क्या होगा। तो और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैं एक तरह, 2-3 तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन नंबर ऑफ वैरायटी चेंजेस हो सकते हैं। तब आप क्या करोगे कि आपने वहां से कोरोना वायरस से ठीक हो गए, लेकिन मनुष्य के जीन्स में ही चेंजेस आ गए, तब क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जब वैक्सीन आती है तो उसके बहुत सारे परीक्षण होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। यहाँ पे WHO हर वक्त भैया अलग अलग जो है वो अपनी हर हफ्ते तो इनकी जो है बदलती रहती है रिपोर्ट, ठीक है। WHO के बारे में चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। WHO है वो बेसिकली इसका मुख्यालय कहाँ पे, सबसे पहले हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की, माफ़ कीजिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बोल रहा हूँ, स्विट्जरलैंड की जो वो है सिटी है जिनेवा, ठीक है। जिनेवा वहाँ की सिटी है, जिनेवा, ठीक है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, ठीक है। तो WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की सिटी जिनेवा में, और इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये समझिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये बना कब था। तो ये बनी थी 1948 में, और कब बनी थी, 7 अप्रैल 1948 को ये क्या होती, फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है सभा में ये प्रस्ताव रखा गया था कि इस दिन इसका जो है वो फॉर्मेशन होगा, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, या विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आपके सामने सीधे तारीख लिखी हुई है, 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है। एक और चीज इसमें आ सकती है, हाँ, इसके कभी टेड्रोस एडहेनम, ठीक है, इसके वो हैं, क्या कहते हैं, हेड है। इसके हेड कौन है, टेड्रोस एडहेनम, ये इसके हेड है, ठीक है। हेड का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, हेड का नाम कभी पूछते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ की जिस अखबार में कुछ भी नहीं है,
ठीक है, जिस अखबार में स्पेशली आपके एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, वहाँ से कुछ भी नहीं है, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन निकालना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, वहाँ से न्यूज़ेस निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं जो भी आपके लिए स्पेशली न्यूज़ लेके आता हूँ, बच्चे बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि यार पूरे अखबार को मुझे छानना पड़ता है। दोनों अखबार में पढ़ता हूँ, द हिंदू भी पढ़ता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ता हूँ। नियर अबाउट 5 से 6 घंटे लगते हैं दोनों अखबारों को पढ़ने में। ठीक है, पूरा अखबार अच्छे से पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस इसलिए पढ़ाता हूँ, देखिए दोनों अखबार एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, पर मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 12 पे मैंने आपको बताया था नोबेल पीस लिटरेट थे, उनका डेथ हो गया है, जॉन ह्यूमे। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेंगे और बिल्कुल पूछेंगे। जॉन ह्यूमे हैं, जॉन ह्यूमे की डेथ हो चुकी है और ये नोबेल पीस प्राइज से नवाजे गए थे। नोबेल का पीस प्राइज था, नोबेल का पीस प्राइज से नवाजे गए थे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में किस एक्टिविस्ट की मौत हुई। तो ये क्या थे, एक्टिविस्ट थे। ठीक है, एक्टिविस्ट भी थे, लिटरेचर भी थे, सॉरी पोएट भी थे। ठीक है, लिटरेचर भी थे, पोएट भी थे और साथ ही साथ ये राजनेता भी थे। ठीक है, राजनेता भी थे। ठीक है, एक पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ खास पूछेगा नहीं। आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन थे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 13 पे इकोनॉमी का पेज है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बाय किया है टिकटॉक को। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने बाय किया है, बाय करना चाह रही है टिकटॉक को। किससे? बाइट डांस कंपनी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो टिकटॉक है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं जो टिकटॉक है वो किस कंपनी की है, तो ये बाइट डांस कंपनी की है। ठीक है, बाइट डांस, ये कंपनी का नाम है बाइट डांस। बाइट डांस कंपनी है और टिकटॉक क्या है, इसकी एक यूनिट है। तो बाइट डांस से टिकटॉक को परचेस करेगी। अब परचेस करेगा कौन? माइक्रोसॉफ्ट करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगी और ऑफिशियली ऐलान भी कर चुकी है कि माइक्रोसॉफ्ट करेगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ है सत्या नडेला, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, वो हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला, सत्या नडेला है, ध्यान देना है। ठीक है आपको, ठीक है, इतनी सी बात है। और वो भी अगर जो डील होनी है वो 15 सितंबर से पहले होनी है। 15 सितंबर से पहले क्यों होनी है? क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में क्या होने वाले हैं, अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे पहले होना है, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, और फिर बाद में आचार, देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए पेज नंबर 13 में चलते हैं। इकोनॉमी का है, ये एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में है। एम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई है 7.19% हो गई है। ठीक है, अगस्त में, ये अगस्त का डेटा आया है। अगस्त का डेटा क्या कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी कितनी हो गई है, घट करके 7.19% हो गई है। ठीक है, इतने परसेंटेज हो गई है। पहले कितनी थी? अगर मैं अगस्त से पहले की बात करूं तो अभी तक थी 8.21% थी। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जिस हिसाब से मतलब इतनी ज़्यादा है वो तो आप होनी नहीं चाहिए। अगर किसी देश में नियर अबाउट 3% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा दर उनमें क्या है, रोजगार नहीं है। ठीक है, चलिए जो ये आंकड़ा रिलीज करती है ये कौन करता है? ये करता है CMIE। CMIE जो है वो यूनिट जो है वो डाटा रिलीज करती है। CMIE क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। IE का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो है जो इकोनॉमी का डेटा है वो कौन जो है
रिलीज करता है। तो रिलीज करने वाली संस्था कौन सी है? CMIE है, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का या एम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है पूरे भारत में रिलीज करती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो करंट अफेयर है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो गाइस आप इतनी सी दरख्वास्त है कि आप शेयर किसी को ना करें, लाइक भी ना करें, एटलीस्ट पूरा देखें, ठीक है। तो तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।